गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरी क्लास में स्वागत है। कोर्स 6 जेंडर्ड स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट 2 का मैं नियमित कक्षाएं आपके सम्मुख उपस्थित हो रही हूँ और नियमित लेते भी आ रही हूँ। मैं फिर से नए शिक्षण केंद्र बिंदु की तरफ आपको आकर्षित करूंगी। आज का हमारा नया शिक्षण केंद्र बिंदु है शिक्षा, समाजशास्त्र तथा पाठ्यक्रम। तो पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा जान लें कि पाठ्यक्रम में न केवल ज्ञान के लिए विभिन्न प्रसंग रखे जाते हैं, बल्कि विद्यार्थी क्या करते, किन किन ज्ञान संबंधी अनुभवों को अर्जित करेंगे। पाठ्यक्रम का साधारण शब्द क्या है, कैरिकुलम। तो पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, ज्ञान का विभिन्न प्रसंग है और इसके अंतर्गत विद्यार्थी किन किन ज्ञान संबंधी अनुभवों को अर्जित करेंगे, किन किन विधियों को अर्जित करेंगे, कौन कौन से मेथड अपनाएंगे, इन सब का उल्लेख हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। किसी स्तर पर या आयु वर्ग में या किसी विशेष कक्षा में विद्यार्थियों को क्या क्या ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसका कि पाठ्यक्रम पर क्या हो कि वह अत्यधिक छात्र जो है वे अपने पाठ्यक्रम पर अधिक बल दे। जैसे चरित्र निर्माण के प्रति दूसरों के लिए जीना, पहला चरित्र निर्माण, दूसरों के लिए जीना, जीवन के प्रति आदर भाव, शरीर के प्रति आदर भाव और अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव, भारतीय आदर्शों के प्रति प्रेम। इन सब के कारण क्या है, बालकों का विषय वस्तु सर्वांगीण विकास करने के लिए है ना बनता है। तो ये पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा इस शिक्षा, समाजशास्त्र तथा पाठ्यक्रम में कैसा संबंध है और इसका क्या भूमिका है, इसे आज हम देखेंगे। एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड कैरिकुलम। तो शिक्षा, समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के गठन में सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। क्या करता है, शिक्षा समाजशास्त्र जो है वो पाठ्यक्रम का जितना भी गठन है कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण स्थान अपने आप को बनाए रखा है तथा शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित नहीं रहा। विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का गंभीर अध्ययन प्रस्तुत करने वाला होता है। क्या क्या विविधतापूर्ण अनेक विषयों से हमें ये क्या करता है, हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम को बालक के लिए एक दौड़ का मैदान है। शिक्षा जो है, शिक्षा के क्षेत्र में ये जो पाठ्यक्रम है, बिना पाठ्यक्रम के हम क्या है अपना शिक्षा को संचालित कर ही नहीं सकते, आगे हम बढ़ा ही नहीं सकते। उसी के आधार पे हमारा क्या है, शिक्षा क्या है, प्रगति होता है और हम क्या करते, दौड़ के मैदान को पार करके हमें दौड़ जीत सकता है। उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके शिक्षा रूपी दौड़ जीत सकता है। इस तरह क्या हुआ, पाठ्यक्रम वह मार्ग है, पाठ्यक्रम को साधारण शब्दों में हम देखेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करता है कि कैसा हमारा उद्देश्य है। और एक विशेष अवधि में विशेष कक्षा में कहने मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम की जो अवधि है उसका क्या होना चाहिए, एक समय निर्धारण होना चाहिए, एक विशेष कक्षा होना चाहिए और विद्यार्थियों से ज्ञान की कितनी दूरी तक तय करना है इसका आवश्यक है ना, इसके पाठ्यक्रम की दूरी को तय करते हुए हम इसका आवश्यक मात्रा में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसी के आधार पे हमें क्या करना पड़ता है,
सीखना पड़ता है। बालक अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्रियाओं द्वारा कक्षा के अंदर क्या करता है, बालक अपनी रुचि जो होती है, आवश्यकताएं जो होती है, उनके अनुसार विभिन्न क्रियाएं करते हुए क्लासरूम के अंदर अथवा क्लासरूम के बाहर हर समय प्राप्त करता है। समाज में रह के वो क्या करता है, कक्षा के बाहर भी सीखता है और कक्षा के अंदर भी सीखता है। वो विभिन्न क्रियाओं को अपना समय के अनुसार अनुकूलन बना लेता है। अब एक शिक्षा शास्त्री है मुनरो के द्वारा डेफिनेशन है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल में उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल में उपयोग करते हैं। The curriculum conducts all the action that we use in school to achieve the objectives of education. तो हमको क्या करना है, कैरिकुलम के अंतर्गत हमारी क्रियाएं इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, हमारे विषय वस्तु में उसका ऑब्जेक्टिव, उसका क्या उद्देश्य है, इसके आधार पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब फ्रोवेल के अनुसार है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। The course should understand the essence of the inner knowledge and experience of man king. तो हमें अनुभवों का, इसके अंतर्गत हमको मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान का, अनुभवों का कैसा हमें, जैसे हमने क्या किया, कक्षा के अंदर भी बालक सीखते हैं और कक्षा के बाहर भी, तो वो विभिन्न तरह के अनुभव को प्राप्त करते हैं। शिक्षा एक प्रायः क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें क्या है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तीन प्रमुख प्रक्रिया है जिसके तीन प्रमुख अंग है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। यूँ तो उक्त तीनों अंगों है ना, ये जो तीन अंग है ये हमारे शिक्षा की क्या है, आधारशिला, और पारस्परिक क्रिया में क्या है, शिक्षा निहित है। पर तीनों में क्या है, पाठ्यक्रम का क्या है, हमारा विशेष स्थान है। इसका एक मात्र कारण है, यदि पाठ्यक्रम न हो, हमारा यदि सिलेबस नहीं हमें प्राप्त होता है, तो शिक्षक जो है वे क्या करेंगे, उचित रूप से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। बिना सिलेबस के हम क्या करेंगे, शिक्षक का हमारा योगदान सही नहीं रहेगा। चूंकि शिक्षा के तीनों अंगों में पाठ्यक्रम का क्या है, विशेष महत्व है। मूरे, ब्राउन एंड कोल, मूरे, ब्राउन एंड कोल आदि ने, समाजशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया। निम्नलिखित किसने, मूरे ने, ब्राउन ने और कोल ने, इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम निर्माण कैसे हो, उसका सृजन कैसे, उसके सिद्धांतों पर बल दिया। पाठ्यक्रम बालकों तथा समाज की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों तथा समाज की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम लचीला तथा परिवर्तनशील होना चाहिए। The course should be flexible and variable. पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों में रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्रिएटिव आउटलुक का विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों के द्वारा जीविकोपार्जन में सहायता करना चाहिए। पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों को सामाजिक विषयों की शिक्षा देकर क्या करना चाहिए, विश्व समाज हेतु तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक मूल्यों, कल्चरल वैल्यू है ना, उसका हमें क्या करना चाहिए, कैरिकुलम में स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों को सामाजिक विषयों की शिक्षा देकर विश्व समाज है ना, सामाजिक विषयों की शिक्षा देकर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बालकों का कैसे निर्माण कर, विश्व समाज, वर्ल्ड सोसाइटी हेतु तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल देना चाहिए।
पाठ्यक्रम में व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर बल देना चाहिए। तो इन सब के आधार पे क्या है, हम क्या बोले, शिक्षा के सिद्धांतों पर बल देते हुए हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को हम उचित स्थान दे पाएंगे। पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए। द सिलेबस शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। द सिलेबस शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम में जो है वे विषय होने चाहिए। वो क्या है, निम्नलिखित है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज, भाषाएं, लैंग्वेज, संगीत एवं कला, म्यूजिक एंड आर्ट, व्यावहारिक कलाएं, साधारण विज्ञान, जीव विज्ञान और व्यावसायिक विषय। इन सब के आधार पे क्या है, हमारा जो समाज है, समाज शास्त्री के अनुसार क्या है, जो इतने पाठ्यक्रम में सिलेबस है उन सबको उन्होंने क्या किया, सम्मिलित किया कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, कला संगीत होना चाहिए, भाषाएं होना चाहिए और साधारण विज्ञान होना चाहिए, जीव विज्ञान होना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। अब शिक्षा में वैज्ञानिक विचारधारा के विकसित होने का श्रेय किसे जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को। स्पेंसर के अनुसार क्या है, व्यक्ति का विकास किसी अमुक क्षेत्र में न होकर क्या होता है, सर्वांगीण होना चाहिए। पाठ्यक्रम का भी कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके लिए विज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या करना चाहिए, व्यक्ति का विकास किसी अमुक क्षेत्र में न होकर सर्वांगीण होना चाहिए। कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में होना चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी करना है। पाठ्यक्रम ऐसा विषय है जिसके क्या है, इसमें विज्ञान की आवश्यकता, जिसके लिए विज्ञान की इसको आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको हर विषय के पीछे क्या है, विज्ञान छुपा हुआ और विज्ञान के साथ इसका संबंध है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया आप लोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ विभिन्न विषयों के संबंध, मानव शास्त्र का संबंध, राजनीति शास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र का संबंध, मनोविज्ञान का संबंध। तो हमें क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, विभिन्न विषयों से संबंधित है। यहाँ तक कला तथा साहित्य में भी बिना विज्ञान के असंभव है। पाठ्यक्रम का क्या है, निर्माण करते समय हमें उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय क्या है, हमें उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो बालक के जीवन के साथ सीधा संबंध हो। क्या हो, जो बालक के साथ क्या हो, जीवन के साथ उसका गहरा संबंध हो, सीधा संबंध हो। बालक की रचनात्मक तथा सृजनात्मक व्यक्तियों का विकास कर सके। पाठ्यक्रम तैयार करते समय ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की जो क्रियाएं हैं उसको इतना रुचिकर बनाया जाए। बालक को क्या करना चाहिए, ऐसे तैयार करते समय हम उनकी क्रियाओं को, उनकी एक्टिविटी को इतना रुचिकर बनाए, इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि बालक ज्ञान को क्या करे, खेल समझकर अपने को प्रभावशाली ढंग से उस शिक्षा को क्या करे, वो ग्रहण कर सके। अब नेक्स्ट इसी के अंतर्गत है क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा शास्त्री क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो लोग पाठ्यक्रम के संबंध में वे क्या कहते हैं कि जो लोग सीखने की प्रक्रिया को, लर्निंग की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं, गाइडेंस करते हैं, उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाए जिसमें खेल के दृष्टिकोण का स्थान प्राप्त हो। क्या हो, खेल के दृष्टिकोण का स्थान प्राप्त हो। इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक क्या कर रहा है, अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का विकास कर। अगर उनको हम विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, सभ्यता एवं संस्कृति की अगर हम उसे शिक्षा दे रहे हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो बच्चा क्या करेगा, जो बालक है वो क्या करेगा, जो एक शिशु है वो क्या करेगा, सभ्यता की रक्षा का अपना विकास कर सकेगा शिक्षा के द्वारा। पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित उन सभी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा नैतिक सभी प्रकार का समुचित विकास हो सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए, सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ
सैद्धांतिक व्यवहारिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के उन सभी अनुभवों का उचित स्थान मिलना चाहिए जिन्हें बालक क्या करे, स्कूल में, खेल के मैदान में, क्लासरूम में एवं पुस्तकालय में और प्रयोगशाला में क्या करे, शिक्षकों के अनौपचारिक संपर्कों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, सीखता है। कहाँ कहाँ, जिनमें बालक स्कूल में, खेल के मैदान में, कक्षागृह, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, प्रयोगशाला में तथा शिक्षकों के अनौपचारिक संबंधों में प्रत्यक्ष रूपों के संपर्क में आता है और वहां से अपने वो पाठ्यक्रम को सीखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड शिक्षा, समाजशास्त्र तथा शिक्षण विधियाँ, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड टीचिंग ऑफ मेथड। तो शिक्षण विधियाँ हम प्राय देखते हैं कि बहुत तरीके से दी जाती है, लेकिन हमें यहाँ शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत में जानना है। शिक्षा समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं को समझना है और तब हम उसके अंतर्गत में रह के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षण विधियों के निर्माण में भी सहायक है। शैक्षिक जो हमारा समाजशास्त्र है वह शिक्षण विधियों में के निर्माण में सहायक है और शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षण सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के निर्माण में उचित भूमिका निभाता है। प्रत्येक समाजशास्त्र जॉर्ज पिएने ने और मुनरो के द्वारा आपने डिफिनेशन देखा, तो प्रत्येक समाजशास्त्र जॉर्ज पिएने ने प्रभावपूर्ण शिक्षण पद्धति के संबंध में क्या किया है, 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। क्या किए जॉर्ज पिएने ने प्रभावपूर्ण शिक्षण पद्धति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आप लोग तीन सिद्धांतों को, मुख्य बिंदुओं को आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला, शिक्षण पद्धति जो है उसी समय प्रभावपूर्ण हो सकती है जब कक्षा में हम अर्जित ज्ञान को सामाजिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षण पद्धति उसी समय प्रभावपूर्ण हो सकती है जब कक्षा में जो भी अर्जित ज्ञान मिलता है और सामाजिक परिस्थितियों, हमारे समाज की परिस्थिति कैसी है और उसके अंतर्गत हम सामंजस्य एडजस्टमेंट स्थापित करने का प्रयोग करते हैं शिक्षण पद्धति को, तभी हम उसी के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हम अपने सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हम प्रभावपूर्ण बनाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, प्रभावपूर्ण शिक्षण पद्धति के सामाजिक व्यवहार पर जोर देता है। प्रभावपूर्ण शिक्षण पद्धति के सामाजिक व्यवहार पर जोर देना चाहिए। Emphasis should be placed on the social behavior of effective teaching method. शिक्षण पद्धति को सामाजिक जीवन में कार्य करने वाली शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण पद्धति को सामाजिक जीवन में कार्य करने वाली शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। The teaching method should use the powers that function in social life. The teaching method should use the powers that function in social life. शिक्षा समाजशास्त्र हेतु प्रयुक्त शिक्षण विधियां में, अब ये 3 हो गया। अब शिक्षा समाजशास्त्र हेतु जो प्रयुक्त शिक्षण विधियां हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके क्या क्या मेरिट है, इसे हम आगे देखते हैं। अच्छी जो शिक्षण विधि होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो हम शिक्षण विधि का जो प्रमुख गुण है वो बालकों का क्या है, सामाजिक प्रभाव पर पड़ता है कि समाज में रह के वातावरण को वो कैसे अपने गुणों को विकसित कर सके। अच्छी शिक्षण विधि का ये प्रमुख गुण है कि वो बालकों पर कैसा प्रभाव डालता है, जो कि वो सामाजिक गुणों है ना, अपने नैतिक आदर्शों का, कर्तव्यों का, आदर्श न्यायप्रियता का इत्यादि का वो पालन कर सके। और अच्छी शिक्षण विधि को, सेकंड है, अच्छी शिक्षण विधि को प्रभावोत्पादक तथा जनतंत्रीय भावनाओं की पोषक होनी चाहिए। जनतंत्रीय भावनाओं की पोषक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवहारों का क्या हो, महत्वपूर्ण स्थान। अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक व्यवहारों का क्या हो, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी शिक्षण विधि को सामाजिक व्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी शिक्षण विधि को सामाजिक मेथड का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति में सामाजिक अनुकूलन की योग्यता विकसित की जा सके। गुड टीचिंग मेथड है ना, अपनाना कैसे करना है, तो हमको सामाजिक, जिससे व्यक्ति में हम सामाजिक अनुकूलन की योजना को हम अनुकूलन में एडजस्टमेंट कैसे हम उसके अनुसार अनुकूलित हो जाए, अपने सामाजिक व्यवहार को उसी के अनुसार बना ले और सामाजिक शक्तियों का हम अपने सामाजिक शक्ति है जो पावर है उसको हम क्या करें अपने प्रयोग में लाए। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी शिक्षण विधि वह है जो बालकों में ऐसी कुशलताएं उत्पन्न कर सके कि सामाजिक योजनाओं को समझ सके और निर्मित भी कर सके। अच्छी शिक्षण विधि क्या है, जो बालकों में ऐसी कुशलताएं उत्पन्न कर सके कि सामाजिक योजनाओं को समझ कर सके और निर्मित भी कर सके बना सके। शिक्षा समाजशास्त्र की शिक्षण विधियों में इस प्रकार क्या क्या यूज होता है, प्रोजेक्ट प्रणाली का, डॉल्टन प्रणाली का, समाजीकृत विधियां का, प्रोजेक्ट मेथड, डॉल्टन मेथड, समाजीकृत प्रविधियां, ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक गत्यात्मक प्रविधि। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके प्रयोग का हम ऐसी विधियों में उसका हम समर्थन करते हैं। पाठ्यक्रम की जो शिक्षण विधि है उसमें इन सब विधियों का हम प्रायः समर्थन करते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा समाजशास्त्र तथा अनुशासन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड डिसिप्लिन क्या है। शिक्षा समाज में रह के अनुशासन कैसे हमको लागू करना है बालकों पर। शिक्षा समाजशास्त्र के व्यक्तिक पक्ष को हमेशा क्या करना है, सामाजिक पक्ष पर हमें यहाँ पर क्या करना है, शिक्षा पक्ष के व्यक्ति पक्ष की अपेक्षा सामाजिक पक्ष पर अधिक बल देना है। क्योंकि प्रायः क्या है, अनुशासन की जो ये प्रथम जो सीढ़ी है वे कहाँ से सीखते हैं लोग, परिवार से। सबसे पहले बालक कहाँ है, अनुशासन प्रथम प्राथमिक शिक्षा वो कहाँ से ले रहे हैं, अनुशासन की फैमिली से। तो इस प्रकार शिक्षा समाजशास्त्री पर सामाजिक अनुशासन पर बल दिया। समाज में ही रह के क्या है, बालकों को अनुशासन सीखना है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने भी व्यक्तिक अनुशासन की अपेक्षा सामाजिक अनुशासन पर बल देते हुए बताया कि विद्यालय के सामाजिक वातावरण की सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से है ना भाग लेने के परिणाम स्वरूप सामाजिक अनुसंधान का जन्म लेता है। किसका जन्म लेता है, विद्यालय को सामाजिक वातावरण जितने भी सामाजिक क्रियाएं, रचनात्मक क्रियाएं, खेल कूद, क्रीड़ा प्रांगण इत्यादि सामाजिक क्रियाएं, वाद विवाद, तो ये सक्रिय रूप से भाग लेने के परिणाम स्वरूप हमारा क्या होता है, सामाजिक अनुशासन का जन्म होता है। तथा बालक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, परिणाम स्वरूप सामाजिक अनुशासन का जन्म लेता है। तथा बालक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे सामाजिक अनुशासन क्या हो जाए, भंग हो जाए। और अनुशासन अपने आप में इतना सक्षम है कि वे समाज को क्या करता है, आए दिन प्रभावित करता है। भले ही अनुशासन को शैक्षिक संस्थाओं में नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि अनुशासन की पढ़ाई नहीं होती। इससे क्या है, इसकी कार्य प्रणाली, इसकी विधि हम परिवार से लेके विद्यालय और विद्यालय से लेके समाज, हमें क्या करना पड़ता है, ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हमारे सम्मुख हम गुरुजनों, माता पिता एवं उसकी सेवा करना और उसकी आज्ञा का उल्लंघन, हम इसके अनुशासन हम किसे मानेंगे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन हमें वृद्धजनों का नहीं करना है। तो सभी अनुशासन को शैक्षिक पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, नहीं शैक्षिक संबंध से जोड़ने का ये साधन है। जो ये अनुशासन है ये क्या करता है, शैक्षिक संबंध को जोड़ने का ये साधन है। सभी अनुशासन को शैक्षिक पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है तथा उनकी विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर परिस्थिति के अनुसार तेजी से विकसित किया गया। अनुशासन का अधिक विकास तभी हुआ जब उन्हें हम कहाँ लाए, शिक्षा में प्रस्तुत किया। जब हम उसे अनुशासन के कई तत्वों को जोड़ के हम अनुशासन का अधिक विकास तभी हुआ है ना, हर क्षेत्र में, जब उसे हम शिक्षा के द्वारा प्रस्तुत किए। और शिक्षा समाजशास्त्र के द्वारा
अनुशासन क्या करता है, कई तत्वों को जोड़ने की कड़ी है, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से और व्यावसायिक रूप से। शिक्षा के क्षेत्र में समाज के प्रत्येक अंग का भाग अथवा व्यवस्था में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। किसी व्यक्ति को यदि अनुशासित करना है तो अपने अंतःकरण की आवाज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेरित करना होगा। अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न संस्था और न राष्ट्र। अनुशासन के बिना क्या है, ना ही परिवार चल सकता है और न ही संस्था, है ना, विद्यालय, महाविद्यालय, विभिन्न और राष्ट्र। अनुशासन की प्रक्रिया क्या है, रेखीय नहीं है बल्कि ये चक्रीय भी है। अनुशासन की प्रक्रिया रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय भी है। द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट ओनली लाइनर बट एल्सो सर्किल। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की चर्चा करें या विवेचना करें। ठीक है, इसी के साथ कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।